हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे रिप्रोडक्शन के अंदर इवेंट्स को। हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन को हम बता रहे थे, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। ठीक, तो रिप्रोडक्शन के बारे में हम आपको बता रहे थे। रिप्रोडक्शन, इसमें मेनली 3 इवेंट आती हैं। फर्स्ट इवेंट जो हमारी थी वो थी हमारी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है नंबर 1 पे होता है गैमेटोजेनेसिस और नंबर 2 पे होता है गैमीट का ट्रांसफ़र। गैमीट का ट्रांसफ़र होता है। ठीक, तो ये 3 इवेंट हमने आपको बताया था। नंबर 1 पे बताया था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, नंबर 2 पे बताया था फर्टिलाइजेशन और नंबर 3 पे बताया था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में बताया था। एक एग्जाम्पल भी हमने आपको बताया था, अगर याद हो तुम्हें। नंबर 1 शादी के पहले की घटनाएं, शादी के दिन वाली घटनाएं और शादी के बाद की घटनाएं। तो इसमें हमारा कौन आता था? नंबर 1 पे आता था गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, ठीक, हमने आपको बहुत इम्पोर्टेंट बता दिया है। नंबर 2 पे हमने बताया था ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट। क्या? ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट। ठीक, अब तुम ये बताओ, जब गैमेटोजेनेसिस के थ्रू गैमीट बनेंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनेंगे, ठीक, तो जब वो गैमीट बन जाएंगे, उन बने हुए गैमीट को हम ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि कोई एक पेड़ अपने एक गैमीट को दूसरे पेड़ के गैमीट तक पहुंचाता है, तो उसे प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं, लेकिन वहाँ पे गैमीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। गैमीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। हम आपको ये बात बता दें कि जो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट होते हैं, इनके जो गैमीट्स होते हैं वो बाई वाटर, यानी इनका मीडियम जो होता है वो वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में अदर वे होते हैं, जो जिसमें अगर वाटर के थ्रू जो गैमीट ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनमें ज़्यादा गैमीट बनेंगे। और जो किसी स्पेशल मैकेनिज्म के द्वारा थ्रू होते हैं, जैसे कि वहाँ पे इंसेक्ट पॉलिनेशन हो रहा, विंड पॉलिनेशन हो रहा, तो वहाँ पे कुछ कंपैरिजन में कम बनते हैं। तो एक मेन पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। एल्गी, ब्रायोफाइट, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में जो गैमीट बनते हैं वो ज़्यादा बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर है वो मीडियम वाटर होता है। ट्रांसपोर्ट बाई, लिख लो यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट बाई मीडियम वाटर। मीडियम वाटर, ठीक है, ये वाटर के द्वारा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इनका होता है। तो जो गैमीट होते हैं वो हैप्लॉइड सेल से बनते हैं और डिप्लॉइड सेल से भी बनते हैं। यदि गैमीट हैप्लॉइड सेल से बन रहे हैं तो वहाँ पे माइटोसिस होती है, और यदि गैमीट डिप्लॉइड सेल से बन रहे हैं तो वहाँ पे मियोसिस होती है। ठीक, मियोसिस होती है। गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड सेल होते हैं। आप जो कुछ हमने 1-2 पॉइंट लिखे हैं आप लिख लो, इसको लिख लो फटाक से। अब बात आती है कि जो हैप्लॉइड सेल में गैमीट होते हैं वो सब, मतलब गैमीट में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम किसमें होते हैं? तो ओफियोग्लोसम एक फर्न है जिसकी हैप्लॉइड गैमीट में 630 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ओफियोग्लोसम जो कि एक फर्म है, ओफियोग्लोसम जो कि एक फर्न है जिसमें हैप्लॉइड यानी गैमीट में 630 क्रोमोसोम होते हैं। वहीं ओनियन की हैप्लॉइड सेल्स में ओनली 8 क्रोमोसोम होते हैं। ओनली 8 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, आप जो कुछ है इतना रिकॉल करो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आपने इतना लिख लिया, हमने बता दिया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। अब हम जानने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। जैसे कि मेल और फीमेल गैमीट बने, मेल और फीमेल गैमीट बन गए, बनने के बाद में उनका फ्यूज़न हुआ। फ्यूज़न की ही प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे लिख लो, फ्यूज़न ऑफ मेल
and female gamete, male and female gamete is known as fertilization, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब बात ये आती है, फर्टिलाइजेशन कहते हैं जब मेल और गेमेट फ्यूज करेगा। अच्छा ये बताओ सिन माने क्या होता है? मिलना, तो इसको सिनगैमी भी कहते हैं। और सिनगैमी कहीं पे अगर फर्टिलाइजेशन लिखा हो तो भी एक बात है, सिनगैमी लिखा हो तो भी एक बात है। जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक, उसी को सिनगैमी कहते हैं और उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब बात ये आती है कि सर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं क्या सर सभी फर्टिलाइज होने के बाद ही प्रोजनी को देते हैं? तो आंसर आता है ऐसा नहीं। अब तुम कहोगे अभी तक तो बता रहे थे कि जब तक फर्टिलाइज नहीं होगा तब तक जायगोट नहीं बनेगा, अगर जायगोट नहीं बनेगा तो फिर कैसे आगे बनेगा? तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। नंबर 1 पे आता है कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो बिना फीमेल गैमीट के फर्टिलाइज हुए वो प्रोजनी अर्थात नए बच्चे को जन्म देते हैं, और उस जनरेशन को और उस जनन को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। यहाँ पे लिख लो हेडिंग डाल के, पार्थिनोजेनेसिस। क्या है पार्थिनोजेनेसिस? पार्थिनोजेनेसिस आप लिखो कि जब फीमेल गैमीट बिना फर्टिलाइज हुए, जब फीमेल गैमीट बिना फर्टिलाइज हुए, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइज हुए न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म दे, बिना फर्टिलाइज हुए न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म दिए। बिना फर्टिलाइज हुए न्यू ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, प्रोजनी, संतान को जन्म देता है, इसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। और जो इसका एग्जाम्पल है वो होता है सम लिजार्ड। क्या? सम लिजार्ड, सब लिजार्ड नहीं, सम, कुछ लिजार्ड होते हैं। टर्की, ठीक, बर्ड से, जो कि टर्की बर्ड्स। और नंबर 3 पे आती हैं हनी बी आती हैं, हनी बी। हम आपको हनी बी भी बहुत हिसाब से बताएंगे कि जिसमें हनी बी में क्वीन होती है, वर्कर भी होती हैं, ठीक, ड्रोन होते हैं। तो कैसे कब बनता है हम आपको बहुत बताएंगे अच्छे से। तो पार्थिनोजेनेसिस का मतलब ये है कि जब बिना फर्टिलाइज हुए फीमेल गैमेट एक नए बच्चे को जन्म देता है, उसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। अब बात आती है कि जो फर्टिलाइजेशन कितने टाइप का होता है? अब तुम कहोगे तो जो फर्टिलाइजेशन ये 2 टाइप का होता है। जो ये फर्टिलाइजेशन है ये 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पे होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और नंबर 2 पे होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरी तरफ लिख लो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अभी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का सीधा मतलब ये है कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिले और जायगोट बन जाए, मेल गैमेट मिले और फीमेल गैमेट मिले, सीधा जायगोट बन जाए। यदि वो जो जायगोट बना है यदि बॉडी के अंदर बना है तो उसे कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और यदि जो जायगोट बना है वो बॉडी के बाहर बना है, यानी जो फीमेल बॉडी है उसके बाहर बना है, तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब बात आती है कि सर ये तो आपने कॉमन सी बात बता दिया कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इसमें जो जायगोट का फॉर्मेशन होता है वो आउटसाइड फीमेल बॉडी। तो यहाँ पे लिख लो फॉर्म्ड जायगोट फ्रॉम
आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी, ये फीमेल बॉडी के बाहर इसका जाइगोट बनता है। जबकि यहाँ पे जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे लिख लो फॉर्म जाइगोट, फॉर्म जाइगोट इनसाइड, इनसाइड फीमेल बॉडी, यहाँ पे फीमेल बॉडी के अंदर बनता है। अब ये बताओ कि जैसे कि तुम्हारा ही घर है, अगर कोई चीज़ घर के अंदर रखी है वो ज़्यादा सेफ है या जो घर के बाहर रखी वो ज़्यादा सेफ है? तो बात आती है सर अगर बाहर रखी तो चोर लुचक के आएंगे उठा के ले जाएंगे, लेकिन जो अंदर रखी वो बहुत सेफ है। तो तुमसे कोई पूछ ले कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज़्यादा सेफ रहेगा या इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो आप समझ के बता देना इंटरनल फर्टिलाइजेशन बहुत सेफ रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा वो फीमेल बॉडी के बाहर बनेगा, जो कि जाइगोट के आगे का जो डेवलपमेंट होगा वो एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो कि यहाँ पे जाइगोट बना, यहाँ पे जाइगोट बना हुआ है, कोई चोर आया उठा ले जाए, चोर इन द सेंस कोई किसी का मतलब जैसे कि मान लो किसी का जैसे जाइगोट बना हुआ है पानी में और कोई दूसरा एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उसको खा जाए, या उसके जो डेवलपमेंट प्रोसेस चल रही है उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा खड़ा कर दे, तो इसका डेवलपमेंट बिगड़ जाएगा। लेकिन जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है यहाँ पे फीमेल बॉडी के अंदर बनेगा, यानी वॉम्ब में जाइगोट का डेवलपमेंट आगे होगा। इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन सेफ है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सेफ नहीं है। ठीक, आप इतना लिख लो, 2 पॉइंट जो मेन है आप इतना लिख लो। ठीक, लिख लो आप इतना। अब बात ये आती है कि सर जब जाइगोट बन जाएगा, सर जब जाइगोट बन जाएगा मेल में एक्सटर्नल में और इंटरनल दोनों में जाइगोट बनता है, सर जो जाइगोट के आधार पे भी हम ऑर्गेनिज्म को बांट सकते हैं? जाइगोट के आधार पे भी हम ऑर्गेनिज्म को बांट सकते हैं? तो आंसर आता है यस, यस। यहाँ पे लिख लो ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू 2 सब पार्ट, ऑर्गेनिज्म organisms are divided on the basis of zygote, on the basis of zygote। हम जाइगोट के आधार पे ऑर्गेनिज्म को 2 भागों में बांट रहे हैं। ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, into 2 ऑन द बेसिस ऑफ जाइगोट। जाइगोट के आधार पे हम 2 भागों में बांट रहे हैं। नंबर 1 पे आता है ओवीपेरस ऑर्गेनिज्म, और नंबर 2 पे आता है विविपेरस ऑर्गेनिज्म, विविपेरस ऑर्गेनिज्म। तो ओवीपेरस ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अंडे देते हैं। ओवीपेरस ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अंडे देते हैं, और विविपेरस ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिज्म या वे जीव होते हैं जो कि एक एडल्ट बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे कि ह्यूमन, तुमने देखा होगा 9 मंथ की गेस्टेशन पीरियड होने के बाद, 9 मंथ की गेस्टेशन पीरियड होने के बाद में जो एक फीमेल है वो एक बच्चे को जन्म देती है, तो हम लोग विविपेरस में आते हैं। जबकि तुमने क्रो देखा होगा, तुमने मुर्गी के बच्चे देखे होंगे, वो एक अंडा देता है, अंडे देती है, अंडे देने के बाद में उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब वो अंडे को सेती है और सेने के बाद में अंडे में हैचिंग होती है। आप ऐसे समझो कि जैसे ये वाले हमारे एग हैं, ये क्या है हमारे एग हैं, ठीक, ये हमारे एग रखे हुए हैं। अब इस एग के ऊपर ये वाली हमारी मुर्गी है, अब इसको से रही है, ये मुर्गी इसके ऊपर बैठी है। अभी इसका चल रहा है इंक्यूबेशन पीरियड। क्या चल रहा है? इंक्यूबेशन पीरियड चलता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा है। तो सपोज करो ये हमने एग रखे हैं, ठीक। अब एग के ऊपर ये हमारी बर्ड कोई भी हो सकती है, जैसे कि सपोज करो तो मुर्गी है, काऊ है, क्रो है, कौवा, कुछ भी है। इसके ऊपर इंक्यूबेशन पीरियड इसका चल रहा है, इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा है, ठीक। इसके ऊपर ये से रहा है। सेने के बाद में जब इसका इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हो जाएगा तो इस अंडे में होगी हैचिंग। क्या होगी? हैचिंग।
हैचिंग होगी इसमें। अब हैचिंग होने के बाद में ये अंडा फूटेगा और फूटने के बाद में इससे एक वन चाइल्ड निकलेगा, एक बच्चा इसके अंदर से निकलेगा, एक बच्चा इस अंडे से बाहर निकलेगा। जब इस अंडे में हैचिंग हो रही होगी, अगर तुम देख रहे हो, अगर तुम उस अंडे को फोड़ दोगे तो जाहिर सी बात है वो बच्चे की डेथ हो जाएगी। इसलिए स्ट्रगल सबको करना पड़ता है, स्ट्रगल सबको करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसमें इंक्यूबेशन पीरियड, इसमें हैचिंग होगी, देन इसके बाद में न्यू ऑर्गेनिज्म आएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म आएगा, ऑर्गेनिज्म इसमें आएगा। अब बात आती है कि जो विविपेरस होते हैं उसमें तो सीधी सी बात है, आप ह्यूमन का इम्प्लांटेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम पढ़ाए हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद में गेस्टेशन पीरियड के बाद में हमारा पार्चुरेशन होगा, पार्चुरेशन के बाद में एक नया बच्चा जन्म लेगा, देन आगे की प्रोसेस कंटिन्यू चलेगी। तो आप ऐसे याद रखना कि सर ओविपेरस और विविपेरस में अंडे कौन देते हैं, आज याद है कल भूल जाओगे। तो जो हमारा अंडा होता है वो गोल होता है और ओविपेरस में ओ भी पहले आता है, तो अंडा भी गोल और ओ से ओविपेरस, तो दोनों जो ओविपेरस होते हैं वो अंडे देने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं और विविपेरस जो होते हैं वो संपूर्ण एडल्ट को जन्म देते हैं। संपूर्ण एडल्ट इन द सेंस कि वो एक कंप्लीट बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक। यानी कि ये नहीं है कि आज बच्चे को जन्म दे दिया अब फिर उसमें एक नया हाथ बनेगा, फिर उसमें सिर बनेगा, ऐसा नहीं होता है। फिर उसमें ग्रोथ होती है, उसमें ग्रोथ होती है, ठीक। ये इतना बात है, आप लिख लो इतना, आप लिख लो इतना। तो इतनी तो हमारी बात हो गई फर्टिलाइजेशन को लेके। अब जब फर्टिलाइजेशन पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में इवेंट शुरू होती हैं हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होती हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब है जब हमारा जायगोट बन गया, जायगोट बनने के बाद में अब उसमें होगी एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस किस में चलती है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमारी चलती है एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायोजेनेसिस चलती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। एम्ब्रायोजेनेसिस जो है इसके अंदर ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन जब बन जाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, पूरा एडल्ट बनेगा। तो ये हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है इसलिए इसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। आप पेड़ पौधों में आसानी से देख सकते हो कि जब एक पौधे का फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है तो उसके जो कैलिक्स, सेपल और स्टेमन, स्टेमन यानी सेंस एंड्रोसियम जो होते हैं वो मुरझा के गिर जाते हैं। एंड्रोसियम, स्टेमन, पेटल, सेपल जो हैं, कैलिक्स क्रोला कह लो, इनकी इकाइयों को सेपल पेटल कहते हैं, तो मुरझा के गिर जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि हाँ वो जो पौधा है उसके अंदर जो जायगोट मतलब जो हमारा एम्ब्रायोसेक है उसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन ये भी बात पूर्णतः सही नहीं है। कुछ ऐसे भी पौधे हैं, ऐसी फैमिली के पौधे हैं जिनमें सेपल और पेटल रिमेन सेम रहते हैं। फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट चल रही होती है, लेकिन उसमें सेपल और पेटल नहीं गिरते हैं। तो हर चीज़ का एक्सेप्शन है और आपसे एक्सेप्शन ही पूछे जाएंगे कि वो कौन सी फैमिली है जिसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद भी सेपल और पेटल नहीं गिरते हैं। तो सेपल एंड पेटल यहाँ पे लिख लो नोट, किसमें नोट करके लिखोगे, 50 का नोट है ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में लिखना है। लिखो सेपल एंड पेटल एंड स्टेमन मीन्स एंड्रोसियम आर रिमेन आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन किसमें रहते हैं, सोलेनेसी फैमिली में। एग्जाम्पल लिख लो, सोलेनेसी फैमिली में जो भी आते हैं उसमें रिमेन सेम रहते हैं। किसमें, सोलेनेसिएई फैमिली में, सोलेनेसी फैमिली में। और जो इसमें ब्रिंजल में सेम रहते हैं, ब्रिंजल में सेम रहते हैं। और टोमेटो में सेम रहते हैं। तो ऐसे याद रखना कि जो पुरानी सास होती थी वो बहू को तमाशा मारती थी, लेकिन आज के ज़माने में ना पहले की, आज मारेंगे तो फिर सब अलग हो जाएगा। ऐसे याद रखना, सास बहू तमाचा, सास ने बहू को तमाचा मार दिया फिर भी कहती ना हम शादी के बाद भी तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे घर में रहेंगे।
सास ने बहू को तमाचा मार दिया, लेकिन फिर भी जो बहू है कहती हम तुम्हारे घर ही रहेंगे। सास बहू तमाचा, सास ने बहू को तमाचा मारा है, सास से सोले नसी, बा से बहू ब्रिंजल और टी से टमेटो। तो इसमें जो कैलिक्स कोरोला सेपल पेटल जो हैं, कैलिक्स कोरोला सेपल पेटल स्टेमन यानी एंडोसियम जो हैं आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद भी ये लगे रहते हैं। अब दूसरी बात आती है कि जो हमारा ओव्यूल होता है और ओवरी होता है, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद में कौन किस में बदल जाता है। तो जो हमारा ओव्यूल है वो हमारा सीड में बदल जाता है और ओवरी जो हमारा है वो फ्रूट में बदल जाता है। ठीक, ये इतने कन्वर्जन हो गया। अब इसके ये वाला चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है। जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये इसका लास्ट लेक्चर है। ये हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है, साथ में चैप्टर भी एंड हो जाता है। अब इसके आगे कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये चैप्टर हमारा एंड हुआ है, आपका नहीं। आपको इसको बार बार रिवाइज करना। सो अब तक के लिए धन्यवाद।